मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सोहा के इनकार पर आरिफीन का निकाह ज़बरदस्ती हुंसला से हो गया। वो कमरे में आया तो हुंसला ने पूरे कमरे को तहस नहस किया हुआ था। तुम्हारी बहन ने कोई कसर छोड़ी है जो तुम अपने आशिक के लिए रो रही हो? मरा नहीं जा रहा तुम्हारे लिए, खबरदार जो मेरे बेड पर आई। इसे गुस्से से कहते वो आंखें मूंद गया जबकि काउच पर सोने से उसकी कमर अकड़ गई थी। सुबह आरिफीन की आंख खुली तो हंसला सी सीने से लगी नींद के मजे ले रही थी। रात न जाने कौन सा पहर था जब वो उसके पास चली आई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सोहा उसके सामने ही मौजूद लिबास से सादा से लिबास में खड़ी हुई बोल रही थी जबकि वो हैरान नजरों से उसे देख रहा था जिसके नीचे एक बारात आई हुई थी और वो यहाँ पर शादी से इनकार कर रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कोई मजाक करने का वक्त है? किसी और वक्त कर लेना, अभी चलो, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। संजीदगी से कहता हुआ वो उसे देख गया था जिस पर वो बेजारियत से गहरा सांस भर कर रह गई। मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मामा ने मुझसे मेरी ख्वाहिश नहीं पूछी थी। मैंने बारहा तुमसे बात करने की भी कोशिश की मगर कुछ भी मुमकिन ना हो सका। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। संजीदगी से बोलती वो पलट चुकी थी जबकि वो माथे पर बल डाले हुए बस उसे देख कर रह गया। माना कि ये शादी वो भी अपनी माँ बाप की पसंद से कर रहा था मगर ये तो हद थी। बारात सर पर खड़ी हुई थी और ये लड़की, अगर ऐसा सब कुछ था तो उसे पहले ही बताना चाहिए था। अपने घर के मसले इन लोगों को ही हल करने चाहिए थे। आंटी ये सब कुछ क्या है? कोई मुझे बताना पसंद करेगा? अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोग मुझे पहले बता सकते थे। मुझे कोई शौक नहीं था किसी को जबरदस्ती अपने पल्ले बांधने का। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? संजीदगी से बोले वो अपने माथे पर बल डाल गया था जबकि नगीन बेगम तो शर्मिंदा शर्मिंदा सी बस अपनी बेटी को देख कर रह गई। वो आखिर करती तो इस नाफरमान औलाद पर क्या करती? मुझे माफ कर दो बेटा, इस सब में मेरी ही गलती है। मुझे लगा था मेरी तरबियत मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी मगर शर्मिंदा लहजे में बोलती हुई नगीन बेगम की आंखों में साफ शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। मगर शादी आज ही होगी। अगर सोहा शादी नहीं करेगी तो हुंसला करेगी। हुंसला मुझे उम्मीद है तुम मेरी तरबियत को शर्मिंदा नहीं करोगी। तुम्हारी बहन पहले ही हमारा मजाक बना चुकी है। अब अगर तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। संजीदगी से उसे देखकर बोलती हुई नगीन बेगम इससे पहले आगे बढ़ते हुए अपने हाथ बांध देती। एक झटके से हुंसला आगे बढ़ते हुए उनके हाथ थाम चुकी थी। वो कम उम्र लड़की एक नज़र साथ ही ठहरे हुए आरिफीन को देखकर रह गई। ये इंसान उसकी बहन के लिए मुंतखब किया गया था जिसे अब उसका निकाह कराया जा रहा था मगर वो मजबूर थी। इसकी माँ ही वाहिद सहारा थी। बाकी दूसरी शादी की छूट देने के बाद एक वही थी जिसने अपनी उम्र लगाकर इन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था मगर वही इनकी तरबियत को शर्मिंदा कर देती तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाता। मम्मा मेरी शादी करने को तैयार है, आप प्लीज परेशान मत हो। धीमे धीमे कहती हुई वो गहरा सांस भर गई थी जिस पर नगीन बेगम भी अपना सर इस बात में हिलाती हुई बाहर की जानिब बढ़ चुकी थी। आरिफी ने एक निगाह सामने खड़ी कम उम्र लड़की की जानिब डाली। वो चेहरे से ही मासूम और कम उम्र दिखाई दे रही थी, शायद 18 या फिर 19 साल की लड़की, जबकि वो 26 साल भरपूर नौजवान था। अपने बाप का बिजनेस संभालते हुए आरिफीन का कहीं से भी जोर दिखाई नहीं देता मगर वो गहरा सांस भरते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया था। आखिर तो इज्जत उसकी भी थी। यूं बारात के साथ खाली वापस जाते हुए न जाने उनके खानदान को दरमियान में घसीट कर कौन कौन सी साजिश की जाती जिसे वो मजीद बढ़ाना नहीं चाहता था। सोहा के इनकार पर आरिफीन का निकाह जबरदस्ती मंजुला से हो गया। वो कमरे में आया तो मंजुला ने पूरे कमरे को तहस नहस किया हुआ था। जेरी के फूल जा बजा कमरे में बिखरे हुए थे, बेड से चादर खींच कर नीचे फेंकी हुई थी और डेकोरेशन के तमाम पीस तोड़कर कमरे की हालत काफी अतर दिखाई दे रही थी। जब आरिफीन कदम कदम कमरे में दाखिल होता हुआ अपनी शेरवानी के बटन खोले एक नजर उसकी जानिब देख गया। ये मेरा कमरा है, तुम्हारी जंग का मैदान नहीं। जिंदगी से बोलता हुआ वो बिस्तर की जानिब बढ़ गया था जबकि मंजुला ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। क्या जरूरत है तुम्हें ये शादी करने की? मना नहीं कर सकती थी? मैं एक लड़की हूँ, अपनी माँ की इज्जत के सामने बोल नहीं सकती थी मगर तुम इस कदर शादी के लिए जल्दबाज थे तो किसी और को ढूंढ लेते। मुझसे शादी करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? घूरते हुए इसे अपने दिल के जलन अल्फाजों में भी बयान करनी चाहिए थी। आखिरकार आखिर कहाँ गवारा था उसे किसी की छोड़ी हुई चीज को अपनाना, और यहाँ तो बात उसकी जिंदगी की हो रही थी। तुम्हारी बहन ने कोई कसर छोड़ी है जो तुम अपने आशिक के लिए रो रही हो? मरा नहीं जा रहा तुम्हारे लिए, खबरदार जो मेरे बेड पर आए। उसे गुस्से से कहता वो आंख मूंद गया था जबकि हंजला कहर भरी नजरों से उसे देखती हुई काउच की तरफ बढ़ गई। काउच पर सोने से उसकी कमर अकड़ गई थी। करवटें बदल बदल कर जब नींद आने से मुहाल थी तो गहरा सांस भरते हुए वो उठ बैठी। अगरचे आरिफीन के साथ वो कभी भी बेड शेयर नहीं करती मगर अब बात उसकी कमर की आ गई थी और दर्द से उसका बुरा हाल हुआ था। तभी उठते हुए बिस्तर की जानिब बढ़ गई थी। दूसरी जानिब से बिस्तर पर लेटी हुई कमर को सुकून पहुंचने पर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। क्या था, अगर ये इंसान किसी का साहब का मंगेतर नहीं होता तो किस कदर अच्छा होता। कम अज कम वो अपने नसीब से समझौता ही कर लेती। सुबह आरिफीन की आंख खुली तो हंजुला उसके सीने से लगी नींद के मजे ले रही थी। रात न जाने कौन सा पहर था जब वो उसके पास चली आई। उसकी आंखों के सामने वो हसीन मंजर था। हंजुला अपने तमाम तर मासूमियत लिए उसके सीने पर सर रखे हुए नींद की वादी में गुम थी। आरिफीन को अपना दिल बहुत जोर से धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था, माना कि वो उसके लिए ऐसे कोई एहसास नहीं रखता था मगर वो उसके निकाह में मौजूद थी। बंदा बशर था, बहकना लाजिम था। तभी उसका सर अपने सीने से हटाना चाहा था मगर वो मजबूती से वो उसके गिर्द अपने बाजुओं को बांधती हुई उसकी गर्दन में सर छुपा गई जिस पर आरिफीन की सांस हलक नहीं अटक चुकी थी।
साकित लेटे हुए वो उसे अपने बेइंतहा नज़दीक महसूस कर रहा था। बेअख्तियार हाथों ने उसे कमर से थामते खुद के नज़दीक किया। मंजिला की कमर की नरमी महसूस करते हुए बेइख्तियार और ज़्यादा उसे महसूस करने का उसका दिल चाहा था, मगर ये एक बेइख्तियारी अमल था। फिर जल्द ही खुद को मलामत करते हुए उसे छूता हुआ वहां से निकलते की रफ्तार राह फरार अख्तियार तलाश करने लगा, मगर उसे नींद में कसमसाते हुए महसूस करके फौरन से अपनी तवज्जो दूसरी जानिब कर गया। अपनी आंखें खोलकर पलकें झुकाती हुई वो कुछ देर नींद की कैफियत में लेटी रही। पहले मेरे बिस्तर पर कब्जा कर लिया और अब मुझ पर दूर हटो, पूरा फैलकर मुझ पर सो रही हो कि मैं सांस तक नहीं ले सकता। उसके भरने वाली आवाज पर उज्जवला साकित हुई थी। एक झटके से खुद को उससे अलग करते हुए बेड पर उठ बैठी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे ऊपर फैलकर सोने का, मैं नींद में थी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था तभी। खफ्त से बोलती ही अपने बालों को सीधा करते हुए उसने बेअख्तियार अपने गालों पर उभरने वाले गुलाल छुपाना चाहा। शौक नहीं है तो अगली बार अपनी जगह पर सोना, मैं तुम्हारा कोई मैट्रेस नहीं हूँ कि तुम पूरी की पूरी मुझ पर फैलकर सो रही हो। वैसे तो कल जिस कदर गुस्से में थी, मुझे लग रहा था यहाँ सोने से बेहतर तुम्हें खुदकुशी करना लगी। अपनी कैफियत छुपानी भी तो थी, तभी उस पर चढ़ दौड़ा, जबकि वो आंखें बंद करते हुए उसकी बात को सुनने लगी कि इस कदर बेबाक इंसान था। अगर कोई नींद में इसके करीब आ भी गया था तो नहीं जताना लाजिम था। खब से सोचती हुई वो नीचे उतरते बाथरूम में बंद हो चुकी थी। पीछे आरपीएन गहरी सांस भरते हुए खुद पर काबू पा गया। ये लड़की अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरी जान लेके छोड़ेगी। पर बढ़ाते हुए वो अपने बालों में हाथ फेरते उठ बैठा, जबकि निगाहें बाथरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। कुछ देर पहले का मंजर याद करते हुए उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर नहीं, ये लम्हा खुश होने का नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ एक बेख्तियारी अमल था। आरफीन, वो जो अपने काम के लिए भी निकलने ही वाला था, तभी यूनिफॉर्म में तैयार होती वो उसके पीछे पीछे आई। बोलो, लिए दे अंदाज में बोलता हुआ बिना उसकी जानिब देखे ही रुका। क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? मेरी क्लासेस का पहला ही बहुत हर्ट हो चुका है। नरम लहजे में बोलती अपनी उंगलियों को मरोड़ गई थी। अब अपनी बारी थी तो उसे लहजा नरम करना पड़ा ही, जबकि आरपी मुस्कुराते हुए उसकी जानिब पलटा था। अच्छा, तुम्हें इस ड्रामा क्वीन को अब कॉलेज जाना है और उसके लिए मेरी मदद दरकार है, सोचने दो मुझे। संजीदगी से सोचने की एक्टिंग करता हुआ वो उसकी जानिब देखे गया, जिस पर हंजला का बस नहीं चल रहा था। सामने मौजूद इंसान का वो सर फाड़ कर रख दिया। नहीं मतलब अगर बंदा अच्छे तरीके से मदद मांग ही रहा था तो देने में क्या हर्ज थी? हरगिज नहीं। दो वर्ड बोलता हुआ वो आगे बढ़ गया, जबकि वो पीछे दांत कचकचाते हुए रह गई। तुम घर लौटो, तुमसे तो मैं अच्छे तरीके से पूछूंगी। अपनी मुठियां नीचकर कहती हुई वो पैर पटकते वहां से वापस की जाने पलट चुकी थी, जबकि दिल में एक साजिश तैयार करते हुए उसने आरपीन को मुकम्मल जिद करने का इरादा कर लिया था। आंटी, मैंने तो दिल से आरपीन को अपना शौहर तस्लीम कर लिया, मगर शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही मजबूरी में मुझसे शादी की है, आपको उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। रोनी सुनत बनाकर कहती हुई वो आरिफीन की माँ के सामने बैठे बोली, साइमा बेगम तो परेशानी से इस बच्ची को ही देखे चली जा रही थी। एक तो कम उम्र, ऊपर से अचानक से होने वाली इसी शादी, कहीं ये बच्ची मुरझा ही न जाए। मैं इस्तेमाल करूंगी, तो फिक्र मत करो। इसके सर पर हाथ फेरती हुई साइमा बेगम निहायती मोहब्बत से बोली थी, वो तो मेरे हाथ से कुछ लेना पसंद नहीं करते। मैंने सुबह इनसे पूछा था कि वो चाय पियेंगे, मगर उन्होंने मना कर दिया। आपको पता है, रात को उन्होंने मुझे कमरे से निकालने की धमकी भी दी। अब मैं इतनी गई गुजरी हूँ क्या? झूठे आंसू साफ करते हुए वो सचमुच मैं परेशान ही तो कर गई थी। अच्छा, अब आएगा तो मैं उसे अच्छे तरीके से डांट कर समझाऊंगी कि तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें। परेशानी से बोलती हुई वो उसे अपने साथ लगा चुकी थी। मंजिला दिली दिल में मुस्कुराते हुए इनके गिरे लग चुकी थी। अब देखो आरिफिन कैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है। आरिफिन ने क्या बदतमीजी, अगर जबरदस्ती तुम्हारे साथ हुई है तो उसके साथ भी तो जबरदस्ती ही हुई है। कितनी प्यारी बच्ची है वो, एक तो अचानक से इसकी शादी हो गई और ऊपर से तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे? सुधर जाओ तुम, तुम्हारी तरबियत मैंने इस तरह नहीं की। ऑफिस से वो घर आया था कि बातों की बुछार शुरू हो गई। वो नासमझ अंदाज में अपनी माँ को देखे चले जा रहा था, जो बिना किसी कसूर के भी उसे झाड़ पिला रही थी। लेकिन मम्मा, मैंने किया क्या है, क्या किया है? बेबसी से पूछते हुए अभी वो बोला ही था कि सामने से मिलने वाली और ज्यादा झड़प पर वो खामोश होकर रह गया। ये इसकी आदत नहीं थी, खास तौर पर माँ के सामने बोलना तो हरगिज भी नहीं। हर बात तुम्हें समझाई जाए। वो बच्ची बहुत ही कम उम्र और मासूम है। अगली बार तुमने इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें इसके साथ कमरे में नहीं रहना तो यह तुम्हारा मसला है, इसका नहीं। खबरदार, तुमने इसे कुछ भी बोला आज के बाद तुम्हारा नाश्ता, तुम्हारी हर चीज तुम्हें वही ला कर देगी और तुम्हें इसके हाथ से ही लेना होगा, समझे तुम? उसे झिड़क कर बोलती हुई साइमा बेगम वहां से उठते हुए एक नजर उस पर डाल चुकी थी, जो ताबेदारी से अपना सर झुकाए हुए था। जी मम्मा, धीमे लहजे में बोलते उसका बस नहीं चल रहा था सामने मंजिला मौजूद हो और वो उसको झिंझोड़ कर रख दे। अब जाओ अपने कमरे में जाओ, मंजिला तुम्हारा खाना वहीं लेकर आ जाएगी, संजीदगी से बोलती। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। आरिफीन अपने दांत खचखचाते हुए अपने कमरे की जानिब देखे गया, फिर गहरा सांस भरते उठ खड़ा हुआ था। मंजिला की बच्ची, तुमने अच्छा बदला लिया है मुझसे सुबह का। बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की जानिब वो बढ़ चुका था। आरफीन, तुम्हारी चाय, मुस्कुराते हुए उसके सामने चाय पेश करती हुए उसे आंखें सुखेड़ने पर मजबूर कर गई थी। तुम्हारे साथ मसला क्या है हंजला? संजीदगी से बोलता हुआ वो उसके हाथ से चाय थाम चुका था, जो कि चमकती हुई आंखों से उसे देखती हुई वो अपनी आंखें झपका गई।
अरे कोई भी मसला नहीं है, भला मुझे क्या मसला हो सकता है? संजीदगी से बोलती वो हल्का सा मुस्कुराई, जिस पर आरफीन मशकूक नजरों से उसे देखकर रह गया। मगर फिर चाय की प्याली को एक तरफ रखते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। हाँ, तुम्हें क्या मसला हो सकता है? तुम तो खुद ही एक मसला हो। आंखें सुखेड़ कर बोलते हुए उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे चाय रखता हुआ देख जरा अपने लबों को चबा कर रह गई। चाय पियो ना, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से बना कर लाई हूँ। धीमे लहजे में बोलती वो चाय की तरफ इशारा कर चुकी थी, जबकि अब उसे किसी न किसी गड़बड़ का पूरा यकीन हो चुका था। तभी चाय पीने का इरादा वो मुकम्मल तौर पर तर्क कर चुका। मेरा दिल नहीं चाह रहा, संजीदगी से बोलता हुआ, इससे पहले कि वो आगे बढ़ता उसका हाथ थामते हुए वो उसे रोकने की बाइस बनी, जिस पर आरिफीन मुड़ते हुए उसकी जानिब देखे गया। अगर तुमने चाय नहीं पी तो मैं अभी आंटी को आवाज लगा दूंगी, और आंटी आकर फिर तुम्हारी अच्छे से डांट लगाएंगी। बुलाऊं? धमकी देती वो अपने हाथ बाजू सीने पर बांध चुकी थी, जबकि जबड़े बीच कर उसे देखता हुआ वो चाय की प्याली हाथ में उठा चुका था। एक ही सांस में वो प्याली खत्म करता हुआ अपनी दूसरा सांस ही ले पाया था कि तीखी मिर्चों से उसका गला जलते हुए आंखों में पानी भर गया। गहरे गहरे सांस लेता हुआ आसपास वो पानी की तलाश में देखे गया, जिस पर हंसला अपना पेट पकड़कर हंसते हुए उसकी हालत को काफी इंजॉय कर रही थी। अब देखा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम ऐसा ही होता है। अगर तुम अपनी जिंदगी पुरसुकून तरीके से गुजारना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हें लंबी जिंदगी नसीब हो, तो हंसला से पंगा मत लेना। संजीदगी से बोलती इससे पहले आगे बढ़ते हुए वो कमरे के बाहर निकलती, ये एक झटके से उसे कमर से थामते हुए अपने बेहद नजदीक कर चुका था। उसके लबों पर झुकते अपने जलन करते हुए लम्स को उसके लम्स से सुकून पहुंचाता हुआ उसे सटपटाने पर मजबूर कर ही गया। तभी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए वह हल्कानी हो चुकी थी। अगली बार आलिफीन से पंगा लेने से पहले भी 100 बार सोच लेना, ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने अमल का नतीजा खुद ही भुगतना पड़े। इसके कट लगते हुए लबों को छोड़ता हुआ वो गहरा मुस्कुराया था, जिस पर हंसला ने मुट्ठियों को भींचते हुए गहरे गहरे सांस भरे उसकी जानिब देखे गई। वे तहाशा जलन का एहसास उसके वजूद में भी सरायत कर चुका था। तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो, अपने दांत खिसका जाकर बोलती हुई उसका बस नहीं चल रहा था। इन दांतों में आरिफीन की गर्दन मरोड़ देती, जबकि आरिफीन उसके अबतर हुए लबों को देखते हुए गहरा मुस्कुराया। आंखें चमक उठी थी, आखिर वो भी आरिफीन था, अपने नाम का इकलौता ही अपना बदला किस तरह छोड़ देता। तुम्हें देख लूंगी, दांत खचखचाकर बोलती हुई वो बाहर पानी लेने के लिए भागी थी, जबकि आरिफीन मुस्कुराते हुए उसका भागना देख रहा था। फिर अपने जलन करते हुए गले को पकड़ते हुए वो भी कराया। मगर हंजला से बदला लेकर उसे बहुत मजा आया था। इस लड़की ने जिंदगी में पहली बार मम्मा से डांट खिलवाई थी। इसका हिसाब तो उसने देना ही था। मगर फिर इसके लबों का लम्स अपने लबों पर महसूस करते हुए एक अजीब सा एहसास पूरे वजूद सरायत कर चुका था। शायद ये एहसास हर मलकियत का था, या फिर इस नैन वजूद का कि एक मिनट के लिए ही सही वो खुद को बहकता हुआ पा रहा था। अपना सर झटकते हुए वो बाथरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए बढ़ गया। ये मेरा बेड है, काउच पर जाकर सो, और रात की तरह बेड के आसपास भी आने की जरूरत नहीं, उसे आंख दिखाकर बोलता हुआ बिस्तर पर फैल कर लेट चुका था, जबकि अपने ऊपर कंबल डालते हुए वो उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में देख रहा था, जिस पर मंजुला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाई। और फिर उसने गहरा सांस भरते हुए जो किया था वो आरिफीन को बखला कर उठने के लिए काफी था। आंटी, ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। अभी वो बोली ही थी जब आरिफीन एक झटके से बिस्तर से नीचे उतरते हुए उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उसे दबो चुका था। खबरदार, तुमने अपने मुंह से आवाज निकाली तो। गुस्से से उसे घूरते हुए बोला ही था जब मंजिला उसके हाथ पर काटते हुए उसे खा जाने वाली नजरों से देखी गई। निकालूंगी आवाज, अब तो मुझे इस कमरे से निकालने की भरपूर तैयारी कर ही चुके हो, तो आंटी को भी तो मालूम होना चाहिए ना। मासूम ने अपनी आंखें पटपटाकर कहती हुई वो इस कदर प्यारी लगी थी कि आरिफीन एक मिनट के लिए उसे देखकर रह गया। मगर फिर अपने ख्याल को तब्दील करते हुए उसने अपने तासुरात को गुस्से में तब्दील किया। तुम एक नंबर की चालबाज लड़की हो। मेरी माँ का नाम लेकर मुझ पर अपनी ये धोखाधड़ी की चीजें आजमाना बंद कर दो। कच्चा खा जाने वाले अंदाज में उसे देखता हुआ वो बोला था, जबकि वो अपने कंधे उछाए उसे देखी गई। अगर ऐसा है तो मुझे आंटी को बुलाने दो, तुम इतना डर क्यों रहे हो? गहरी मुस्कुराहट के साथ उसे साफ चिढ़ाने वाले अंदाज में देखती हुई वो अभी बोलने के लिए मुंह खोली ही थी कि आरती ने एक झटके से उसकी कमर को थामकर अपने करीब करता हुआ बेड पर बैठा। उसे भी अपने साथ लिए वो बेड पर बैठ चुका था। रहो इस बेड पर, मगर मेरी साइड पर आने की जरूरत नहीं। चबा चबा कर बोलता हुआ वो उसे गहरा मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। अब ये कि ना तुमने कोई काम वाली बात है? काउच पर सो सोकर मेरी कमर अकड़ चुकी है, और तुम क्या चाहते हो, सारी जिंदगी में काउच पर ही सोती रहूं क्या? मुस्कुराते हुए बोलती वो बिस्तर पर ही दराज हो चुकी थी। इसकी सारी जिंदगी भी वाली बात सुनकर आरिफीन की आंखें एक लम्हे के लिए तब्दील हुई थी, मगर फिर से आंखों में गुस्सा भराया। क्या ये लड़की उससे खेल रही थी? इसके मासूम चेहरे पर नजर पड़ रही वो अपने ख्यालात की नफी कर चुका था। जो करना है वो करो, मगर मेरी तरफ आने की जरूरत नहीं, नहीं तो बेड से नीचे फेंक दूंगा तुम्हें, और फिर मम्मा का भी लिहाज नहीं करूंगा। उसे धमकी देकर बोलता हुआ वो अपनी जगह पर सोने के लिए लेट चुका था। कंबल अपने ऊपर फैलाए वो उससे अपना चेहरा भी फेर चुका था। मंजिला अपने कंधे उचकाए हुए अपनी जगह पर दराज हो चुकी थी। उसके चेहरे पर फैलती हुई मुस्कुराहट उसकी फतह का पता दे रही थी। अब ये हुई थी ना मंजिला आरिफीन मलिक की बात। अपने आप को दांत देती हुई वो कंबल अपने ऊपर खींच कर सोने की तैयारी कर रही थी, जब अपनी जानिब से सरकता हुआ कंबल महसूस करके गुस्से वाली नजर आरिफीन पर डाली और एक झटके से कंबल अपनी जानिब खींचा। मेरी साइड का कंबल तो मत खींचो। तुम कुछ देर इसी तगदों में गुजरते हुए जब वो झुंझला चुकी थी, तब एक झटके से उठकर बैठते हुए उसने पूरे के पूरे कंबल को अपनी जानिब खींचा, जिस पर चढ़ते हुए आरिफीन भी उठ बैठा था।
तुम्हारे साथ मसला क्या है? मेरा कंबल है। इसे घूर कर कहता हुआ वो उसके हाथ से अपना कंबल खींच चुका था। उन्जिला ने उसे देखकर अपने दांत कचकचाए। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आंटी से बोलती हूँ, वो मुझे कंबल ला देंगी। मुंह खोले अभी वो बोलना ही चाहिए थी, आरिफीन उसके मुंह पर हाथ रखता हुआ उसे घूर गया। एक झटके से उसके हाथ में कंबल थमाता वो अपनी जगह पर लेटते चेहरा दूसरी जाने पड़ चुका था। सो तुम इस कंबल में, क्या दिन आ गए आरिफीन मलिक की, अब वो छोटी सी लड़की से ब्लैकमेल हो। धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए वो अपनी आंखें बंद कर चुका था। उन्जिला मुस्कुराते हुए कंबल को अपने ऊपर फैलाकर सोने की तैयारी कर चुकी थी। कुछ देर बाद आरिफीन की गहरी होती सांसें महसूस करते हुए वो उठते कंबल का आधा हिस्सा उसके ऊपर फैला चुकी थी। मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखते वो अपनी जगह पर सोने के लिए लेट चुकी थी। इसकी तरफ चेहरा करके उसके नकोशों को देखती हुई वो ना महसूस अंदाज में अपने हाथ को उसके बाजू पर रखे हुए देखी गई। वो किस कदर वजीहा था। अगर जो ये न चिड़ा और उसे परेशान ना करता तो उसके साथ बनाई जा सकती थी, मगर नहीं, वो क्यों बनाती। अपने ख्याल की नफी करती हुई वो अपना रुख दूसरी जाने पलट चुकी थी। जबकि नामहसूस अंदाज में उसके कंधे पर सर रखे वो सोने के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। इसके वजूद को खुद से बेइंतहा नजदीक महसूस करते हुए एक पल के लिए दिल सुकड़ कर फैला, मगर फिर अपनी जुबान पर काबू पाते हुए बहुत ही जल्द गहरी नींद में चली गई। मेरे कपड़े निकाल दो। बाथरूम से नहाकर निकला हुआ वो अपने बालों में टॉवल चलाता हुआ सामने से उसे देख ही गया, जो तैयार होकर कमरे से बाहर जा रही थी। उसकी आवाज़ पर पलटते हुए अंजला ने उसे घूरा। मैं क्यों निकाल कर दूं? अपने काम खुद करो, हाथ हैं तुम्हारे पास। संजीदगी से उसे देखकर बोलती हुई अभी एक कदम आगे बढ़ी थी कि आरिफीन की उभरने वाली आवाज़ पर एक झटके से उसकी जाने पड़ती। लंबे लंबे कदम भरकर उसके सामने आती, वो उसके लबों पर हाथ रखते अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर चुकी थी। ये मेरी ही बिल्ली, मुझसे ही मियाऊं करने की जरूरत नहीं है। निकाल कर दे रही हो कपड़े। झुंझलाते हुए लहजे में बोलती वो कबर्ड की जानिब बढ़ गई थी। जब आरिफी ने उसे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा, अगर ऐसा था तो ऐसा ही सही। अगर वो माँ के नाम की धमकी देकर उसे कोई भी काम निकलवा सकती थी तो आरिफीन क्यों नहीं। मेरे लिए नाश्ता तुम बनाओगे, और खबरदार इस बार कोई गड़बड़ की तो मैं मम्मा के सामने बैठकर नाश्ता करूंगा। साहब उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलते हुए वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मंजुला अपने दांतों को कचकचाते हुए उसे देखी गई। तो फिर मैं ऐसा खाना खिलाऊंगी ना, तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। खचखचाते दांत खचखचाते हुए बोलती वो पैर पटकते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई थी। आरिफीन ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा और फिर अपने भारी कदम लिए हुए उसकी तरफ बढ़ गया था। आरिफीन खाओ ना, मैंने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। अपने दांत पीसकर कहती हुई वो साइमा बेगम के सामने मुस्कुराई थी, जिस पर जूस पीते हुए आरिफीन को अच्छू लगा था। खांस खांस कर दोहरी होती हालत के साथ वो उंजुला की तरफ देखी गया। इतनी मोहब्बत वाला शीरी लहजा उसे हजम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मगर माँ के सामने मजबूर थी। तो मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खाने की ट्रे थाम चुका था। अपने सामने खाना रखते हुए बज़ाहिर उसे खाना अच्छा दिखाई दिया। तभी पराठे का निवाला तोड़कर मुंह में रखते ही उसका सहन चकरा चुका था, क्योंकि वो पराठा चीनी का बना हुआ था। चीनी से उसे सख्त नफरत थी। वो तो कॉफ़ी कॉफ़ी भी बिना चीनी के पीता था, और ये बात लगता था इस आफत की काला को मालूम हो गई थी। तभी अपने दांत कचकचाते हुए हंसला की तरफ मुस्कुराते हुए देखे गया। नाश्ता बहुत अच्छा बना है, इसका बस नहीं चला था सामने ठहरी आफत की काला को गायब कर दे। कहाँ फंस गया था वो। बमुश्किल हालत से दो तीन निवाले उतारते हुए वो अपनी बिना चीनी की कॉफ़ी लबों को उठाकर लबों से लगाता हुआ नाश्ते से हाथ खींच चुका था। हंसला अपनी मुस्कुराहट दबाए हुए उसे देखकर रह गई। आरिफीन, मेरी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो तुम क्या मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? 2 दिन से वो इस कोशिश में थी कि आरिफीन को कॉलेज छोड़ने के लिए कैसे मनाए। आज आंटी के सामने उसे ये मौका भी मैसर आ चुका था। जिस तरह सुबह उसने हंसला पर ऑर्डर चलाते हुए अपने कपड़े निकलवाए थे, इस बात का हिसाब तो बेबाक करना ही था। क्यों नहीं, मुस्कुराते हुए बोलते उसने कहरबरी नजरों से उसे देखा, मगर सामने मौजूद साइमा बेगम तो मुस्कुराते हुए अपनी बहू और बेटे को देख कर रह गई। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान पैदा होती मोहब्बत को देखते वो मुस्कुरा रही थी। ये हालत से अनजान वो दोनों एक दूसरे को कच्चा खा जाने वाले के करीब थे। मुझे टाइम से लेने के लिए आ जाना, मुस्कुराते हुए बोलती वो उसकी गाड़ी से निकलने के लिए अभी दरवाजा खोला ही था कि आरिफीन के उभरने वाली आवाज़ पर उसकी जानी पड़ती। मैं क्यों तुम्हें लेने के लिए आऊँगा? अम्मी के सामने छोड़ने की जिम्मेदारी ले ली है तो इसका मतलब ये नहीं मेरे सर पर मत बैठो। खुद ही चली जाना, मैं नहीं आने वाला। अगर ऐसा है तो मैं आज शाम को घर नहीं आऊँगी। मैं यहाँ से अपनी मम्मा के घर चली जाऊँगी और वहाँ पर जाकर सबको बताऊँगी कि तुमने मुझे मेरे मायके छोड़ दिया है, ये कहकर कि तुमने मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। मासूमियत से बोलती हुई अदाकारी में अपनी मिसाल आप थी, जबकि आरिफीन तो शौक भरी नजरों से बस उसकी जानिब देख कर रह गया। ये लड़की कम उम्र होने के बावजूद भी किस कदर अच्छी अदाकार थी। वो दांत कचकचाते हुए बस सोचा गया। आजकल उसका खून जलाने के अलावा वो लड़की और कोई काम नहीं करती थी। पूरी पूरी कोशिश करती थी कि उसके ही घर में उसका जीना हराम किए रखे। आ जाऊंगा लेने के लिए, अब जाओ। दांत पीसकर बोलता हुआ वो अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर चुका था। मुस्कुराते हुए एक नजर हंसला पर डालती हुई गाड़ी से बाहर निकलती साफ इसी चिढ़ाने वाले अंदाज में अपने हाथ से इशारा करते अंदर भाग गई। थोड़ी देर गहरा गहरा सांस लेकर खुद पर काबू पाते हुए आरिफीन अपने बालों में हाथ चला गया। अगर जो ये लड़की उसके लिए अजाब नहीं होती तो किस कदर प्यारी थी। अचानक उभरने वाला ख्याल वो भी इख्तियार खुद को मलामत करते हुए गाड़ी को अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा गया। आरिफीन, ये लो तुम्हारे लिए पानी, आंटी ने भेजा है। संजीदगी से बोलती हुई वो उसके सामने पानी का गिलास रख चुकी थी। मशकूक नजरों से उसे देखता हुआ वो पानी को हाथों में लिए जांचने वाले अंदाज में देखे गया। क्या मिलाया है इसमें तुमने शहर? संजीदगी से बोलते हुए अंजुला के चेहरे को बहुत ही गौर से देख रहा था, जहाँ मासूमियत भरे तासुरात है, और अक्सर ये तब होता था जब वो उसके साथ कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करती।
मैं भला तुम्हें क्यों जहर देने लगी? अरे मिजाजी खुदा हो तुम मेरे, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? नहायत ही ड्रामाई अंदाज में अपने हाथ जुलाकर बोलती हुई वो उसे अपनी आंखें फैलाकर बड़ी बड़ी करने पर मजबूर कर चुकी थी। तुम्हें क्या चाहिए आखिर की प्रकाला? पानी का गिलास एक साइड पर रखता हुआ वो सीधे तरीके से उसे पूछता, अपने हाथ सीने पर बांध चुका था जबकि वो मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाए अब सीधा अपनी बात पर आई थी। मुझे मोबाइल चाहिए, ला दो। उसका तकाजा सुनकर एक सेकंड के लिए आरिफीन चक्कर आकर रह गया। तुमने मोबाइल को क्या करना है? आईब्रोज खाकर पूछता हुआ वो उसे बेजारियत से आंखें घुमाने पर मजबूर कर चुका था। क्या करना है इस पर? धमाल डालना है। अरे भाई मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल के ही काम आना है ना। मेरी असाइनमेंट इनकम्प्लीट है। लैपटॉप तो मेरा घर पर ही रह गया, तभी मुझे मोबाइल चाहिए। फिलहाल तुम अपना लैपटॉप दे दो, मैं काम चला लूंगी, फिक्र मत करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें नहीं दिखती मैं, मुंह बनाकर कहती हुई नहायत ही प्यारी लग रही थी। आरिफीन ने अपने लब दबाते हुए उभरने वाली मुस्कुराहट को रोका। और अगर मैं ना दूं तो फिर से मम्मा की धमकी दोगी? संजीत नजरों से उसे देखते हुए वो अपनी एक आईब्रो उचका गया था, जिस पर हंजुला ने धड़कते हुए दिल के साथ उसे देखा। लम्हा बलम्हा उसके हवासों पर तारी होता ये शख्स उसके लिए दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। क्यों, मैं क्यों करने लगी आंटी से शिकायत? मैं तो तुम्हारी अच्छी बीवी हूँ और तुम चुपचाप मुझे अपनी चीजें थमा दोगे ना, है ना? पलकें झपकाकर कहती हुई वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अच्छा ठीक है, ले लो मेरा लैपटॉप। और हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अच्छे तरीके से तुम लैपटॉप छान सकती हो, बस कुछ भी डिलीट मत करना, मेरे काम का बहुत हर्ज होगा। अपना ये प्रैंक मेरे लैपटॉप से दूर ही रखना, नहीं तो अगली बार लैपटॉप नहीं मिलेगा और ना ही मोबाइल। संजीदगी से बोलता हुआ वो उसे एक बार वार्न भी कर चुका था, जिस पर वो अच्छे बच्चों की तरह हाँ मैं अपना सर हिलाती हुई दौड़ते लैपटॉप उठा चुकी थी। सोफे पर बैठकर अपनी टांगों को ऊपर किए हुए वो लैपटॉप चलाते अभी अपनी असाइनमेंट शुरू करने की तगो दो में ही थी। हंजला, जब आरिफीन की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनकर उसकी जानिब देखते जबान दांतों में दबा गई, क्योंकि आरिफीन पानी का एक घूंट भर चुका था। वो ये समझकर पानी लाई थी कि अगर आरिफीन उसको लैपटॉप नहीं देता तो उसे बदला लेने के लिए, मगर आरिफीन तो मान चुका था। जबकि नमक मिला हुआ पानी पीते आरिफीन का चेहरा एक पल में सुर्ख हुआ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था, इस बार तो मुझे लैपटॉप दे दोगे? वो अपने दांत निकाल कर कहती हुई उसे झुंझलाहट से अपनी आंखें मीचने पर मजबूर कर गई। तुम हर बार मेरे सबर को आजमाती हो, किसी दिन मेरा सबर जवाब दे गया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चबा चबा कर लफ्ज़ करते हुए वो दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मंजिला कंधे उचकाकर अपने काम की तरफ मसरूफ होते अपनी की हुई हरकत को भूल ही चुकी थी। चलो ऐसा करते हैं कि दोस्ती कर लेते हैं, देखो एक दूसरे को हम कब तक परेशान करते रहेंगे, मतलब छोटी मोटी शरारतें ठीक होता है, मगर बड़े बड़े प्रैंक से हमारा काम नहीं चलना, तो इस तरह करते हैं हम दोस्ती कर लेते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? रात के 11 बजे वो बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठी हुई इसकी तरफ देखी गई, जो एक करवट पर लेटे हुए उसके चेहरे को ही देख रहा था। और मैं तुमसे दोस्ती क्यों करने लगा? संजीदगी से बोलते वो अपने दोनों आईब्रोज खाकर कह गया था, जिस पर मुंजरा सोचने वाले अंदाज में अपने मुंह के जाली बनाए दूर खला में देखी गई। दोस्ती इसलिए क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। देखो अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें एक लॉयल और अच्छी दोस्त मिल जाएगी, तुम्हें अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना, प्लस पॉइंट है। अपने हाथ नचा नचा कर कहती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। तुम एक नंबर की ड्रामेबाज हो, धीरे से कहता वो मुस्कुराते उसकी नाक को खींच गया। कड़वे कड़वे मुंह बनाते हुए वो अपनी नाक पर हाथ रखे हुए उसे घूर कर रह गई। दोस्तों ने ये सब कुछ चलता हुआ है, उसे गाल फुलाते हुए देखकर वो एकदम से मुद्दाफाना अंदाज में बोला, जिस पर मंजुला भी मुस्कुराते हुए उसे देखती। ऐसा ऐसा दोनों एक दूसरे के इस कदर आदी हो रहे थे कि वही रूटीन ना मिलने पर अक्सर उनके हवासों पर झुंझुलाहट तारी हो जाती। आरिफीन के कपड़े हों या फिर खाना, हर एक चीज़ को देखते मंजुला को अब आदत सी हो गई थी। क्योंकि आरिफीन जो पहले ही दिन से खुद को मंजुला की तरफ माइल होता महसूस कर रहा था, अब दिन ब दिन मंजुला को अपने करीब आता हुआ देख अपने अंदर भी तब्दीली महसूस करने लगा। वो इस बात का एतराफ़ करने से डरता था, मगर हकीकत यही थी कि मंजुला के लिए उसका दिल बदल चुका था। उसके लिए एहसासात और जज़्बात पैदा हो रहे थे, जो शायद इन दोनों के रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने में इनकी मदद करता। अब अक्सर रात के वक़्त वो घंटों बातें किया करते थे, एक-दूसरे को अपनी बातें बताते हुए वो अब अक्सर मुस्कुराया करते। जबकि साइमा बेगम भी इन दोनों को इस कदर खुश देखते हुए खुश थीं। मंजुला धीरे से उसे पुकारते वो उसके कंधे को हिला गया था, जबकि नींद से मुंदी-मुंदी अपनी आँखें खोलते हुए वो आरिफीन के खुद से नज़दीक चेहरे को देखती गई। क्या हुआ, इतनी रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? खौफ से बोलते हुए वो अपनी आँखें फिर से बंद कर चुकी थी, जबकि आरिफीन की दोबारा से झुँझुलाई हुई आवाज़ बरामद हुई। तुम मेरे ऊपर से हटोगी तो मैं भी सांस लूंगा, कसम से, कितनी भारी हो तुम। संजीदगी से बोलते हुए उसके अपने ऊपर फैलकर सोए हुए वजूद को देख रहा था, जिसने सर उसके कंधे पर रखा हुआ था। एक बाजू और टांग भी आरिफीन के वजूद पर रखे हुए वो नींद की दुनिया में गुम थी। उसकी याद दिलाने पर उनजुला ने मुश्किल से अपनी टांग बिस्तर पर रखे हुए उसे कुछ आसानी दी, मगर बाजू और सर अभी भी अपनी जगह पर कायम था। अब तुम्हारे लिए इतना ही फेवर कर सकती हूँ, मुझे आदत है, मैं अपनी बहन के साथ भी ऐसे ही सोती थी। नींद में डूबी हुई आवाज के साथ कहती हुई वो फिर से नींद की बारियों में उतर चुकी थी। आरिफीन, जो नींद ना आने की वजह से उसे तंग करने की गर्ज से बोल रहा था, दोबारा से उसे नींद में जाते हुए देखकर झुंझलाया। इसकी कमर की गिर्द बाजू का हिसार कायम करते हुए वो उसे खुद से लगा चुका था। अब उंजिला का इससे दूर रहना उसे झुंझलाहट में मुब्तला करता था। वो आहिस्ता आहिस्ता उंजिला का आदी हो चुका था। आरिफीन, वो दोनों जो हंसते मुस्कुराते अभी घर में दाखिल हुए ही थे कि सामने मौजूद शख्सियत को देखते हुए दोनों अपनी जगह पर सुन चुके थे। सामने ही सोहा नम आंखों के साथ इन दोनों को ही देखने आई थी। देखकर अपनी जगह ठिठक कर रुकी।
तभी उसको पुकारते हुए इन दोनों की जाने पड़ी। बेख्तियार आरिफीन के हाथ पर हंजला की गिरफ्त मजबूत हुई थी, जिसे सोहा एक ही झटके में आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को थामते हुए हंजला के हाथ से छुड़ा चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछता रही। जानती हूँ ये तुम्हारी हंजला के साथ शादी ज़बरदस्ती थी, तो मैं तभी मैं लौट के आई हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे पास वापस आ चुकी हूँ, अब तुम्हें हंजला के साथ ज़बरदस्ती रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन जिससे चाहे उसे अब शादी कर सकती है। अपनी आंखों में आंसू लाए हुए से कहती हुई वो इन दोनों को देखे गई। जबकि वो तो सुन से आसाफ के साथ सामने मौजूद इस लड़की को देखकर रह गए थे, जो इन दोनों की खुशियों के अब आड़े आ रही थी। इतनी मुश्किल से तो वो दोनों एक दूसरे के वजूद से आदी हुए थे, एक दूसरे में ही अपनी खुशियां तलाश करने लगे थे। शायद इनका रिश्ता आगे भी बढ़ जाता, मगर अब जो सोहा के दरमियान आ गई थी, तो क्या ये रिश्ता वैसे ही चलता रहता जैसे पहले चल रहा था। एक नजर वो दोनों एक दूसरे को देखे गए थे। उनजुला ने अपने रबों को चबाते हुए आरिफीन और फिर सोहा की जानिब देखा। आरिफीन को हनूर खामोश खड़े हुए देखकर वो अपने उंगलियों को मसलते हुए कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि आरिफीन ने उसे जाते हुए देखकर अपने हाथ से सोहा के हाथ को छुड़ाया। जरूरत नहीं है, जो हो चुका सो हो चुका, तुम वापस लौट जाओ और जहाँ पे तुम्हारी मम्मा कह रही हैं वहां पर शादी कर लो। संजीदगी से सोहा को देखकर बोलता हुआ वो अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया था। सोहा बिछी हुई मुठ्ठियों के साथ उसे जाता हुआ देख रही थी। जिस इंसान से वो मोहब्बत करती थी वो ऐन मौके पर उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर चुका था। घर और मोहब्बत दोनों के चले जाने के बाद अब उसने आरिफीन की तरफ पलट कर देखा। वो खुदगर्ज लड़की थी, नहीं जानती थी कि अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है। उसके ख्याल में आज भी वो दोनों अजनबी थे और जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए थे, जो सोहा के लौटने पर खत्म हो सकता था। ये मैं हूँ अंजुला, ये मैं हूँ सोहा, प्लीज फोन मत रखना। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं अपनी शादी से मुकर गई थी, तभी मम्मा ने तुम्हारी शादी आरिफीन से करा दी। देखो, मैं अपनी गलती का मदावा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम आरिफीन से डाइवोर्स लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो। संजीदगी से फोन कॉल पर बोलती हुई सोहा दूसरी जाने से हनूज खामोशी महसूस किए गई। मंजुला अपने लबों को चबाते हुए सोहा की बातों को सुन रही थी। वो उसे कहना क्या चाहती थी? कि वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती? वो उसे कहना चाहती थी कि वो अब आरिफीन के साथ बेहद खुश है। वो उसे कहना चाहती थी कि बिलाखिर मुश्किलों के बाद उसे एक पुरसुकून घर मिल चुका है। वो उसे सब कह देना चाहती थी, मगर कुछ था जो उसके आड़े आ रहा था। शायद वो आरिफीन की खामोशी थी। उसने कभी भी मंजुला को यकीन नहीं दिलाया था, कि उसके साथ रहने का यकीन नहीं दिलाया। तो वो किस तरह अपनी बहन के सामने ये इकरार कर लेती कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करने लगी है। अगर आरिफीन ने उसको ठुकरा कर सोहा के पास चला जाता तो तुम जानती है वो मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो आज तक वो तुम्हें बीवी के तौर पर कबूल नहीं कर सका। और इस बात को तुम्हें भी समझना चाहिए। तुम इसे डाइवर्स ले लो, वो मेरे साथ खुश रहेगा और तुम अपनी जिंदगी गुजार सकती हो जिसे तुम चाहो। धीमे से लहजे में उसके कानों में जहर उड़ेलती हुई सोहा उसे बोलकर मोबाइल रख चुकी थी, जिस पर हंजला अपने लबों को चबाए हुए धड़कते हुए दिल के साथ बस ये सोचा रह गई थी, क्या ये वाकई हकीकत थी? क्या आरिफीन बस इसको एक दोस्त ही समझने लगा था? क्या सच में उसके दिल में हंसला के लिए कोई जगह नहीं थी? ये ख्याल आती भी अख्तियार उसकी आंखें नम हुई थी। पलट कर उसने बेड पर गहरी नींद सो रहे आरिफीन की जानिब देखा। आरिफीन, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? धीमे लहजे में बोलती हुए उसकी जानिब देखी गई, जिस पर आरिफीन मुस्कुराते हुए अपनी नजरों के सामने मौजूद टीवी की जानिब भी मरकूज हो चुका था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सरसरी अंदाज में बोलता हो। उसके चेहरे पर उतरते हुए रंगों को नहीं दे पाया। अगर वो अंजला के बारे में कुछ भी महसूस करता होता तो उसके पूछने पर उसे जरूर बताता। तो क्या सोहा की बात बिल्कुल सच थी? क्या आरिफीन अभी भी सोहा से ही मोहब्बत करता था? ये ख्याल उसके जहन में ऐसा बस चुका था कि वो हर वक्त अजियतनाक सांप की तरह उसे डसते चले जा रहा था। काफी देर खामोशी की नजर हो गए थे। कमरे में फकत सामने चल रही मूवी की आवाज आ रही थी। आरिफीन, मुझे तलाक दे दो। संजीदा सा उभरने वाली इसकी आवाज पर आरिफीन साकित तो हुआ था, एक झटके से उसकी जानिब पलट कर देखते उसकी आंखों में सुर्खी उतरी। तभी हलक तर करते हुए उसके हाथ को थामे खुद से नजदीक कर गया। ये तो क्या बोल रही हो? क्या तुम जानती भी हो? संजीदगी से बोलता हुआ वो अपने लहजे को मुनासिब रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर उसके अल्फाज दिल में लावा पैदा करने के लिए काफी थे। तभी अपने आप को वो झुलसाता हुआ पा रहा था। मैं सोच समझ कर कह रही हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो और जिससे चाहते हो उससे निकाह कर लो, शायद हम दोनों के लिए यही बेहतर है। संजीदगी से बोलती वो अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा गई थी। इससे पहले कि उसके करीब से उठकर वो जाती, आरिफीन उसके दोनों हाथों को थामकर पीछे सोफे पर लेटता हुआ अचानक से उसके ऊपर झुकते उसके लबों को अपने लब से मुअत्तर कर चुका था। जबकि अपनी बड़ी बड़ी फैली हुई आंखों के साथ ये मंजर देखते हुए हंजला बस बेहोश होने के करीब थी। अचानक से अपने होश में आते हुए अपने हाथ उसके सीने पर रखकर पीछे धकेलते हुए वो भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, जिसको देखते वो एक बार फिर से हंजला के दोनों हाथों को अपने हाथ की गिरफ्त में थाम कर उसकी हर मज़ाहमत को रोक चुका था। तुमसे मोहब्बत करता हूँ वो तुम ही हो जो मेरे निकाह में मौजूद है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। आइंदा के बाद अगर तलाक का नाम भी लिया तो अभी तुमने आरिफीन मलिक का चेहरा सही से देखा नहीं। मैं जितना तुम्हारे साथ नर्म दिल हूँ, मुझे सख्त होने पर मजबूर मत करो। उसके लबों को छोड़कर आंखों में झांक कर देखता हुआ वो इस कदर आहिस्ता आवाज में बोला था कि हुंजरा धड़कते हुए दिल के साथ बस उसे सुनेगी। अपने लबों को अपने लबों को चबाते हुए वह नम होती आंखों के साथ उसकी जानिब देखी गई थी। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? एक शिकवा सा लबों से उभरा, जिस पर मुस्कुराते हुए आरिफीन सोफे से उठते उस अपने बाजू के हिसाब भर चुका था। कभी कहा,
तो तुमने भी नहीं, मगर मैंने भी तो आंखों से पढ़ लिया ना। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आई? नरमी से बोलता हुआ उसके वजूद को खुद में सिमेट रहा था, जिस पर हंसला अपने बाजुओं की गिरफ्त उस पर सख्त किए हुए खुद को उसके वजूद में छुपा लेना चाहती थी। अभी वो दोनों इस लम्हे को महसूस कर ही रहे थे जब हंसला का फोन बज उठा। सुबह की कॉल आते हुए देखकर वो एक नजर आरिफीन पर डाले कॉल उठा चुकी थी। हंसला, क्या तुमने आरिफीन से तलाक की बात की? फोन के स्पीकर से उभरने वाली आवाज सुनते आरिफीन की मुठ्ठियां सख्ती से भीग चुकी थी, जबकि जबड़े तन चुके थे। तो उसकी बीवी के दिमाग में ये खन्नास डालने वाली और कोई नहीं बल्कि सुहा ही थी, जो अपने जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी थी और अब उसकी मासूम बीवी के पीछे लगी हुई थी। मेरी बीवी मुझसे तलाक की बात क्यों करेगी? बल्कि हम तो तुम्हें बहुत जल्द तुम्हें खाला बनने की खुशखबरी देने वाले हैं। वो जो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि बेबाकी से उभरने वाली आरिफीन की आवाज पर सुर पड़ते बड़ी बड़ी आंखें लिए हुए उसे देखी गई। बौखलाते हुए मोबाइल कॉल को काटते वो उसकी जानिब देखी गई। ये सब क्या है आरिफीन? झुंझुलाते हुए बोलते अभी उसने खुद को छुड़ाना चाहा ही था कि आरिफीन उसे और जोर से खुद में भीगते हुए बैठ ही जाने पड़ा। मैंने सच्ची कहा है, अब लगता है कि वक्त आ गया है सुहा को खाला बना दिया जाए, ताकि वो तुम्हें मुझसे दूर करने का ख्याल जहन से निकाल दे। मुस्कुराते हुए बोलते वो हंजिला के नाजुक वजूद को खुद में भीग चुका था, जबकि हंजिला इसकी कुर्बत में